1 minute, just 1 minute. Cloud computing is a general term for anything that involves delivering hosted services over the internet. Okay, so that is what the cloud computing is. Okay, now if I want to let me just okay. सो अर्लियर क्या होता था कि जब हमारे पास कोई इंफ्रास्ट्रक्चर होता था, ठीक है, तो हमें अगर कोई सर्विस मान लो होस्ट करनी है, तो होस्ट करने के लिए हमें किसी चीजों की नीड है। अगर कोई नॉर्मल वेबसाइट हमें होस्ट करनी है, तो हमें अगर कोई वेबसाइट होस्ट करनी है, तो आपके अकॉर्डिंग क्या क्या चीजों की नीड होती है होस्टिंग के लिए? होस्टिंग के लिए वो प्लेटफॉर्म होस्टिंग लाइक जैसे अब फायरशार्क की आप होस्टिंग कर रहे हैं इस टाइप से। हाँ, कोई भी वेबसाइट यस एनीथिंग, कोई अगर हमें होस्ट करना है तो उसके लिए क्या क्या जरूरत होती है, क्या क्या नीड होती है होस्टिंग के लिए? फर्स्ट ऑफ ऑल होस्ट की जरूरत होती है। वो जो वेबसाइट होगी उनका कंटेंट होगा। ओके, चलो और डेवलपमेंट बोल देते, वेबसाइट डेवलपमेंट, ठीक है, डेवलपमेंट इसमें आ गया कि जो कंटेंट प्रिपेयर करेगा। ओके, सेकंड थिंग फिर जो भी डेटाबेस भी चाहिएगा, क्योंकि जो भी डेटा आएगा उसको स्टोर करने के लिए डेटाबेस, देन डेटाबेस और वो सर्वर से भी कनेक्ट होते हैं। यस, एंड और तो अभी तो नहीं पता है। एंड इंटरनेट कनेक्शन। यस, मोस्ट इम्पोर्टेंट। कनेक्शन नहीं होगा तो कैसे कनेक्ट होंगे? बिल्कुल। तो एक वेबसाइट नॉर्मली हमें होस्ट करने के लिए क्या होता है, पहले हमें वेबसाइट का टेम्पलेट चाहिए होता है। टेम्पलेट इट मींस व्हाटएवर यू आर यूजिंग, वेब यूआई, ओके, वेब यूजर इंटरफेस, that would be developed, you can develop using HTML or CSS and JavaScript, okay, and React and Node.js, whatever you prefer. Then we have is is DB where the data will get stored. Okay, so how will you connect them both? If it's your dynamic website or any static website, you have to connect it with the server. Okay, you need a hosting. So any website will get hosted on any server. इस सर्वर पे हमारी वेबसाइट जो है वो चलती है, ठीक है। तो हम ट्रेडिशनली क्या करते थे पहले कि सपोज करो कोई कंपनी है, कोई स्टार्टअप कंपनी, ठीक है, तो उसके पास कुछ सर्वर्स जो है उसने क्या किया, उसने रेंट पे लिया सर्वर, ठीक है। उसने क्या किया, चार्जिंग जो है वो रेंट पे ले ली और उसपे कहा कि ठीक है मेरी जो वेबसाइट है इसको होस्ट कर दो, क्योंकि यूजुअली क्या होता है सर्वर शेयरिंग में बहुत चलते हैं, ठीक है। तो अब उसमें हुआ क्या कि पहला जो रिस्क हुआ, ठीक है, इनमें क्या हुआ कि अब इस सर्वर पे सपोज करो 100 वेबसाइट होस्ट हो रही है, ठीक, तो इनकी साइट जो थी वो तो सिक्योर्ड है। अगर हम साइबर सिक्योरिटी के टर्म्स में देखें उसमें TLS, HTTPS, ओके, एंड अदर जो डायरेक्टरी एक्सेस एंड पेरेंटिंग, मतलब जितने भी कंट्रोल्स एक्सेस वगैरह सब लगे हुए, इनकी साइट सिक्योर है। बट इन 100 साइट्स में से कोई ऐसी 2 साइट्स निकली जो कि सिक्योर्ड नहीं है, और हैकर ने क्या किया, इनको कॉम्प्रोमाइज कर दिया और सर्वर का एक्सेस ले लिया। अब क्या हुआ, इनकी भी वेबसाइट हो गई, ठीक है, 100 की 100 वेबसाइट जिनका डेटाबेस था वो एक्सेस हो रहा, ठीक है, सर्वर हैक हो गया, जिसपे ये होस्ट हुई थी वही हैक हो गया। तो मतलब एक वेबसाइट यूज करके ये सारे कॉम्प्रोमाइज हो गए। एक तो थ्रेट और सिचुएशन ये हुई, ठीक। दूसरा थ्रेट क्या हुआ, जस्ट 1 मिनट, ओके। दूसरा थ्रेट ये हुआ कि हम जब सर्वर को लेते हैं, ठीक है, होस्टिंग करते हैं, तो हमें कुछ ना कुछ उसको रेंट पे करना होगा, ठीक है। अगर मैं शेयरिंग में ले रही हूँ तो मुझे कुछ अमाउंट पे करना होगा, रैंसम, है ना। अब जो मुझे उसे मनी पे करना होगा, तो अगर मान लो कि मेरा जो वेबसाइट है वो न्यू वेबसाइट है और शुरू में जो ट्रैफिक है पर डे के हिसाब से मान लो 5000 रिक्वेस्ट मुझे पर मिनट आ रही है, ठीक।
तो यूजुअली ये जो रिक्वेस्ट है मुझे 10 AM से 9 PM के बीच में सबसे ज्यादा आ रही है, बाकी टाइम पे मेरे सब वेबसाइट पे इतना ट्रैफिक नहीं आ रहा है, तो सर्वर मेरा मतलब मेरे हिसाब से आइडियल है, कंडीशन जो है वो आइडियल है, जब मेरी कोई सिर्फ सर्वर रिक्वेस्ट नहीं आ रही है, तब भी मुझे रेंट पे करना पड़ रहा है। तो रैंसम क्या है, इंक्रीज हो रहा है, जो मेरी कॉस्ट है वो इंक्रीज हो रही है, टाइम कंज्यूम हो रहा है, रिसोर्स कंज्यूम हो रहा है, बट उतना यूज नहीं हो रहा है। ठीक, मैंने अगर रिक्वेस्ट कर ले रखा है, मैंने 10,000 की मैक्सिमम लिमिट ले रखी है, लेकिन मेरा 5,000 ही यूज हो रहा है, तो मेरा आधा जो रेंट है वो क्या जा रहा है, वेस्ट जा रहा है, कोई मतलब नहीं बन रहा उसका। तो दूसरी प्रॉब्लम थी टाइम एंड कॉस्ट। थर्ड प्रॉब्लम क्या हुई कि अगर हम शेयरिंग में सर्वर नहीं लेते हैं, तो हम क्या करेंगे कि अगर हम खुद के भी सर्वर खरीदते हैं तो सर्वर्स बहुत एक्सपेंसिव आते हैं। इतने एक्सपेंसिव आते हैं कि एक नॉर्मल छोटी कंपनी जल्दी ही नहीं लेती सर्वर। ठीक, चलो मान लो तुमने सर्वर ले लिया, उसके बाद उसको मेंटेन करने के लिए उसकी एयर कंडीशनिंग देखनी पड़ेगी, सर्वर बहुत हीट अप होते हैं, ठीक है, आपको फिजिकल स्पेस देखना पड़ेगा, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर देखना पड़ेगा, पावर का देखना पड़ेगा, ठीक है, एंड अदर फैक्टर्स आर आल्सो देयर। मैम अप्रोक्सीमेट कॉस्ट कितनी रहती है सर्वर की? डिपेंड करता है कि कौन सा सर्वर प्रोवाइडर है, ठीक है, कौन सी कंपनी है, सारी कंपनियों के कॉस्टिंग्स अलग अलग होती हैं, और ये भी होता है कि तुम्हें कितनी, मेन ये होती है कितनी कैपेसिटी का चाहिए, ठीक है, मेन ये भी होता है। मुझे बहुत ज्यादा इसके बारे में ब्रॉड स्पेसिफिक आइडिया नहीं है, बट ऐसे ही होते हैं फैक्टर्स, मतलब अलग अलग पैकेजेस होते हैं, फैक्टर्स होते हैं। तो ये सारी जो प्रॉब्लम्स थी, अब इतना मतलब फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की नीड है आपको, ठीक है, और फिर उसको मेंटेन भी करना है, ठीक है, एक बार खरीदे तो मेंटेनेंस, तो मतलब बहुत, तो भी क्या है, रैंसम इंक्रीज हो रहा है। तो ये सारी जो प्रॉब्लम्स थी, क्लाउड कंप्यूटिंग ने क्या की, ओवरकम कर दी। क्लाउड वेंडर्स आए, क्लाउड वेंडर्स जैसे बड़ी बड़ी कंपनियां, तुम्हारी अमेजोन हो गई, ठीक है, जीसीपी हो गया, गूगल क्लाउड कंप्यूटिंग हो गया, IBM क्लाउड हो गया, ठीक है। तो इन्होंने क्या कहा, इनके पास ऑलरेडी बहुत सर्वर है, ठीक है, बहुत सारे रिसोर्सेज है, तो इन्होंने क्या कहा कि ठीक है, आप आइए हमारे सर्वर पे अपनी सर्विस होस्ट करिए, और जितना आप यूज करेंगे उतना पे करिए। इट मींस पे पर यूज, पे पर यूज, ओके, जितना आप होस्ट करेंगे उतना पे करेंगे, जब आपके वेबसाइट पे ट्रैफिक नहीं आएगा आप मत पे करिए, जीरो कॉस्ट। ओके, आपको क्या करना है, बस रजिस्टर करना है, आप अपनी वेबसाइट होस्ट करिए, बाकी अदर कॉस्ट जीरो। नाउ क्लाउड कंप्यूटिंग का फिर यहीं से कंसेप्ट हुआ कि एनीथिंग दैट इन्वॉल्व्स डिलीवरिंग होस्टेड सर्विसेज ओवर द इंटरनेट, यू जस्ट नीड अ लैपटॉप एंड इंटरनेट कनेक्शन टू एक्सेस योर क्लाउड कंप्यूटिंग। जैसे माइक्रोसॉफ्ट क्या है, माइक्रोसॉफ्ट स्टूडेंट क्लाउड देता है, अगर स्टूडेंट मेल और कुछ अमाउंट में, या फिर फ्री ही है, मेरे टाइम पे तो फ्री में था, अभी मुझे नहीं पता। तो वो क्या करता है कि आप अपने सर्वर पीसी को कॉन्फ़िगरेशन चूज कर लो कि आपको इतना रैम चाहिए, 20 GB रैम चाहिए, या फिर इतना 1 TB स्पेस चाहिए, जो भी आप क्लाउड पे चूज कर लो, और अगर आपको सिस्टम 2 GB रैम का भी, आप इंटरनेट कनेक्शन से अपना माइक्रोसॉफ्ट क्लाउड एक्सेस करके इतने कॉन्फ़िगरेशन का सिस्टम रन कर सकते हो, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि जो तुम्हें सॉफ्टवेयर डेवलप करने हैं, कोई और चीज डेवलप करनी है, एंड्रॉइड स्टूडियो रन करना है, या फिर कुछ इस तरह के जो हैवी सॉफ्टवेयर होते हैं, तो तुम्हारी फिजिकल मशीन जो जिसे तुम एक्सेस करो उस पर लोड नहीं पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारे पास अगर इतने रिसोर्सेज नहीं भी है, तो भी तुम इंटरनेट कनेक्शन के थ्रू माइक्रोसॉफ्ट के सर्वर पे उनके क्लाउड कंप्यूटर के इंटरफेस से अपना एक दूसरा वर्चुअल पीसी रन कर सकती हो। यू कैन से वर्चुअल पीसी, इट मींस लाइक जैसे तुम VMware में पीसी बनाते हो, यस अपनी ISO इंस्टॉल करके उसको फिर कुछ स्पेस एलोकेट करते हो, रैम एलोकेट करते हो, है ना, नेटवर्क यस सेटिंग सेट करते हो, सारी चीजें, तो एक वो वर्चुअल पीसी ही हो गया, है ना। टू वर्चुअल पीसीज ऑन अ सिंगल फिजिकल मशीन। सो उसी तरह क्लाउड में हो गया कि तुम्हारा वर्चुअल पीसी तुम्हें मिल जाता है। तो ये जो प्रॉब्लम थी, ये क्लाउड कंप्यूटिंग से ओवरकम हो गई। उसके बाद हुआ नीड ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग, क्या हुई, ठीक है, स्केलेबिलिटी। पहले जो इशू था कि स्केलेबल था, कि जैसे अगर मान लो कि कोई ई कॉमर्स की वेबसाइट है और उसमें सेल चल रही है, ठीक है, तो सेल अगर 10 से 9 बजे के बीच में है, तो अचानक से ऑफकोर्स डिमांड इंक्रीज हो जाएगी ना, अगर डिस्काउंट होंगे तो जाहिर सी बात है। तो क्या होता था कि सर्वर यूजुअली डाउन हो जाते थे, ठीक है, क्या होता था, सर्वर यूजुअली जो है वो डाउन हो जाते थे। बाउंड होना मीन डाउन इट मीन्स, एक मिनट,
डाउन इट मीन्स जब एरर 404 आता है, सर्वर जो है वो कैपेसिटी और हैंडल नहीं कर पाता। अगर सर्वर की कैपेसिटी जो है वो 5000 की है और सेल के टाइम पे एक ही मिनट में 10,000 यूजर्स आ गए, तो सर्वर क्या होगा, वो कैसे प्रोसेस करेगा रिक्वेस्ट को, है ना, वो होस्ट नहीं कर पाएगा। तो वो इश्यू आया। ओ सॉरी सॉरी सॉरी, बैटरी, एक मिनट में चार्जर कर लूं। ओके, सो सर्वर क्या हुआ कि जब सर्वर पे उतनी रिक्वेस्ट वो हैंडल नहीं कर पाता है, तो वो क्या हो जाता है, हैंग हो जाता है। हैंग मतलब प्रॉपर्ली नहीं होता, वो आइडियल मोड में चला जाता है, ठीक है। तो वो और प्रोसेस को जो है वो रिक्वेस्ट नहीं कर पाता है, और फिर इसीलिए हमारा क्या हुआ कि फ्लक्चुएट होता है। तो ये जो डिमांड होती है, सपोज करो ये मेरा ग्राफ है, ये एक मेरा यूजुअल ग्राफ है, ठीक है। इस ग्राफ में ये 9 to 10 AM में टाइम है, ठीक है। यहाँ पे डिमांड है, ओके। और डिमांड जो है वो इस तरीके से है, ठीक है। यहाँ पे 5000 रिक्वेस्ट है और ये 10,000 रिक्वेस्ट है। तो क्या हुआ कि नॉर्मल टाइम में तो हुआ, बट सेल ऐसे आइडियल चला, ठीक है। सेल के टाइम में क्या हुआ, अचानक से बहुत फ्लक्चुएट हो गया, ठीक। मेरा ग्राफ बहुत फ्लक्चुएट हो गया, सर्वर मतलब रिक्वेस्ट बहुत इंक्रीज होने लगी, ओके। तो क्या हुआ कि 9 के टाइम के बीच में मेरा ग्राफ इतना ज्यादा फ्लक्चुएट हुआ, तो ये जो इंक्रीज होती है अचानक से जो डिमांड होती है, इसे हम फ्लक्चुएशन बोलते हैं, डिमांड फ्लक्चुएशन। तो ये जो डिमांड फ्लक्चुएशन होती है, इसको हम स्केलेबिलिटी में लाते हैं। ये क्लाउड कंप्यूटिंग ने क्या कहा, वेंडर ने, कि जैसे अमेजोन, उसने क्या कहा कि ठीक है, तुमने अगर ले रखा है कि 5000 का तुमने सब्सक्रिप्शन ले रखा है, बट अगर आपकी वेबसाइट पे जो है अचानक से 10,000 का ट्रैफिक आता है, तो हम क्या करेंगे कि आपको इंक्रीज कर देंगे, आपसे मतलब अचानक से हम आपकी जो कैपेसिटी है उसको इंक्रीज कर देंगे। और जब हम कैपेसिटी इंक्रीज करेंगे तो जो उसका चार्ज होगा आप फिर वो दे देंगे, ठीक है। और फिर वापस वो कैपेसिटी के बाद जब टाइम खत्म हो जाएगा सेल का, तो वो नॉर्मल कैपेसिटी पे आ जाएगा। तो ये जो फ्लक्चुएशन वाली चीज थी, ये ओवरकम होगी। देन वी हैव स्टोरेज ऑप्शन। तो स्टोरेज ऑप्शन में क्या होता है कि जो क्लाउड होता है उसको हम 3 तरीके से कर सकते हैं, पब्लिक, प्राइवेट और हाइब्रिड। प्राइवेट तुम कह सकती हो ड्राइव, ड्राइव हो गया, ठीक है। तुम्हारा जो ड्राइव है, नहीं, ड्राइव को तुम कह सकते हो कि एज अ गूगल के लिए क्या हुआ कि वो पब्लिक क्लाउड है, बट तुम्हारे लिए वो प्राइवेट है, ठीक। तुम उसमें जो गूगल ड्राइव है उसमें अपने कंटेंट अपलोड करती हो, सेव करती हो, पासवर्ड प्रोटेक्टेड है, ठीक है। तो वो भी क्लाउड का एक फॉर्म हो गया, ठीक है। पब्लिक क्या हो गया कि यूजुअली जैसे गूगल लैब्स होती हैं, गूगल लैब्स भी क्लाउड का है, जहाँ पे हम कॉन्फ़िगरेशन सेटअप करते हैं, आईडी लेते हैं, उसमें सॉफ्टवेयर डेवलप कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हो तुम, ठीक है। तो ये जो थे इस तरह के 3 मतलब टाइप होते हैं यूजुअली, मेजरली जो हम कहते हैं पब्लिक, प्राइवेट और हाइब्रिड, जिसमें स्टोरेज होती है डिपेंडिंग ऑन सिक्योरिटी नीड्स एंड अदर कंसिडरेशन के हिसाब से अलग अलग स्टोरेज नीड्स होती हैं। Then we have control choices. Organization can determine their control of choices as services option. तो किसी को कंट्रोल देना, सपोज करो कि एक कोई कंपनी है, उसकी जो सर्विस है वो पूरी होस्ट हो रही, ठीक है। वेबसाइट उसकी होस्ट हो रही, तो एक वेबसाइट में मार्केटिंग डिपार्टमेंट होगा, एक वेबसाइट में उसका जो टेक्निकल डिपार्टमेंट होगा, एक डेवलपर होगा वेबसाइट का, ठीक है। तो उनको क्या है कि उन तीनों को अब, मार्केटिंग वाले को डेवलपमेंट वाले का जो एरिया, उससे तो कोई मतलब होना नहीं चाहिए, ये तो खाली मार्केटिंग करेगा, कैंपेन करेगा। तो क्या मैं से एक्सेस कंट्रोल दे सकती हूँ कि इतनी ही फाइल से एक्सेस कर सकता है मार्केटिंग वाला, इससे ज्यादा फाइल्स नहीं एक्सेस करेगा। तो ये जो एक्सेस कंट्रोल होती है, ये तुम बहुत अच्छे से यूज कर सकती हो। जो फीचर्स होती है अमेजोन क्लाउड में, आईएम फीचर्स होता है एक्सेस कंट्रोल के लिए, तो ये फीचर जो है हम लोग यूज करते हैं। देन वी हैव टूल सिलेक्शन। तो उसमें क्लाउड में ना बहुत सारे टूल्स होते हैं, प्री बिल्ट टूल्स होते हैं। जैसे तुम्हें वेबसाइट वगैरह होस्ट करनी है तो उसमें काफी चीजें यूज होती है, तो प्री बिल्ट होते हैं कभी कभी। और टेम्पलेट्स भी होते हैं, बेसिक टेम्पलेट होते हैं, आप उस टेम्पलेट को उठाओ, उसमें थोड़ा बहुत फर्दर एडिट करो और अपनी वेबसाइट कुछ मिनट में तुम लॉन्च कर सकती हो, ठीक है। और भी टूल्स होते हैं, पाइथन वगैरह टूल्स होते हैं, आर लैंग्वेज के टूल्स होते हैं, डेटा साइंस वगैरह में जो टूल्स यूज होते हैं वो भी अवेलेबल होते हैं क्लाउड पे। देन वी हैव सिक्योरिटी फीचर्स। तो आई मतलब जो क्लाउड वेंडर्स होते हैं, वेंडर्स इट मींस जो क्लाउड सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, वो सिक्योरिटी फीचर्स देते हैं, वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड की, ठीक है, एंक्रिप्शन का देते हैं, एपीआई कीज देते हैं डेटा को सिक्योर करने के लिए, ठीक है। तो इनकी जो सिक्योरिटी होती है कि जो मेन तुम्हारे जो सिक्योरिटी है वो वेंडर की होगी, ठीक है। उसके बाद भी तुम एडिशनल सिक्योरिटी जो है वो तुम अप्लाई कर सकती हो उस पर, ठीक है। कुछ तुम्हारे पास भी कंट्रोल होता है, कुछ उनके पास कंट्रोल होता है। अब जैसे सर्वर है, क्लाउड का जो सर्वर है, सर्वर की सिक्योरिटी किसके पास होगी? सर एडमिनिस्ट्रेटर। हाँ, जो कि सर्विस प्रोवाइड करेगा। अगर मैं अमेजोन का क्लाउड यूज करी तो अमेजोन की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी तो वो सर्वर सेव रखे, क्योंकि क्लाउड भी तो सर्वर पे ही चल रहा है।
लेकिन मुझे सर्वर से मतलब नहीं होगा, मुझे खाली अपनी वेबसाइट से मतलब होगा कि मुझे वेबसाइट पे एसएसएल लगाना है कि नहीं लगाना है, टीएलएस मुझे लगाना है कि नहीं लगाना है, एचटीटीपीएस लगाना है कि नहीं लगाना है। ये मेरी क्लाउड हो गई, ठीक है, जो मैं इंटरफेस है। सर्वर हो गया, उसका फिजिकल सिक्योरिटी हो गई, उसकी वर्चुअल सिक्योरिटी हो गई। डेटा जो बैकअप है, बैकअप का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई, ये भी वेंडर का हो गया, ठीक है। इन केस अगर एक सर्वर कॉम्प्रोमाइज हो जाता है तो बैकअप में कहाँ से होगा, तो ये सभी वेंडर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं। अगर मेरे पास खुद का सर्वर होता है तो मुझे उसका बैकअप भी देखना पड़ता है और बाकी चीजें भी देखनी पड़ती है, ओके। फिर है एफिशिएंसी। तो क्लाउड में क्या है कि एक्सेसिबिलिटी बहुत अच्छी होती है, क्लाउड बेस्ड एप्लीकेशन एंड डेटा एक्सेसिबल फ्रॉम वर्चुअली इंटरनेट कनेक्टेड डिवाइसेस। इसकी जो एक्सेसिबिलिटी है, तुम चाहे फोन यूज करो चाहे लैपटॉप यूज करो, कोई भी डिवाइस यूज करो, अगर तुम्हारे पास इंटरनेट कनेक्शन है तो तुम उसे एक्सेस कर सकती हो, ठीक है, मैनेज कर सकती हो। स्पीड टू मार्केट, डेवलपिंग बहुत इजी है। क्लाउड में क्या है, डेवलपिंग लाइक अगर तुम्हें कोई चीज चूज करनी है या फिर कोई चीज रन करनी है। लो बैटरी का इशू। जो अगर तुम्हें कुछ डेवलप करना है, ठीक है, कोई तुम्हें कोई सॉफ्टवेयर डेवलप करना है या कुछ और डेवलप करना है, तो वो जो डेवलपिंग है वो बहुत इजी हो जाता है, ठीक है, इससे काफी ज्यादा इजी हो जाता है जो भी तुम्हारा डेवलपिंग पार्ट है। तो ये जो चीजें हैं ये इससे आता है, ठीक है। देन उसके बाद हमारे पास है कि डेटा सिक्योरिटी। तो डेटा सिक्योरिटी में क्या होता है कि जो भी तुम्हारा डेटा है वो कभी लॉस नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि वेंडर्स जो होते हैं वो हमेशा बैकअप रखते हैं। सपोज करो कि जो अमेजन का सर्वर एक मुंबई में है, एक जो है वो सिंगापुर में है, एक जो है वो न्यूयॉर्क में है, ठीक है। तो अगर किसी वजह से मुंबई वाला जो सर्वर है वो कॉम्प्रोमाइज हो जाता है तो ये दोनों सर्वर जो है ये इसको रन कर सकते हैं, ओके। सो डेटा बैकअप बहुत, सेविंग ऑन इक्विपमेंट्स, ठीक है, रिसोर्सेज जो होते हैं सेविंग, ठीक है, फिजिकल रिसोर्सेज नहीं यूज होते हैं, ठीक है। तो क्लाउड कंप्यूटिंग यूजेस रिमोट रिसोर्सेज, सेविंग ऑन कॉस्ट ऑफ सर्वर एंड इक्विपमेंट। जो भी तुम्हारी फिजिकल कॉस्ट और सर्वर की कॉस्ट होती है उसको सेव करता है। पे स्ट्रक्चर, a utility pay structure means users only pay for the resource per use। ये सबसे ज्यादा फीचर है जिसकी वजह से क्लाउड कंप्यूटिंग जो है वो बहुत सक्सेसफुल है। पे पर यूज का फीचर जो है, ठीक है। समझ में आया इतना? यस मैम। मैम ओके। मुझे ये पूछना है, जैसे हम्म अब जैसे हम अगर कोई फैसिलिटी उनसे ले रहे हैं, हमारे लिए तो वो बर्डन नहीं है, हमें तो बस पे करना है और अपने रिसोर्सेज जो भी लेना है। हम्म लेकिन जो जैसे अमेजोन है या फिर जो भी क्लाउड की जो भी फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, तो हम्म उनके लिए तो हैंडल करना, वो तो फिर वो किससे मैनेज करते हैं, फिर उनके पास तो सर्वर होंगे। उनके खुद के सर्वर है, माइक्रोसॉफ्ट के खुद के सर्वर है, अमेजोन के खुद के, ये सब इतनी मल्टी बिलियनियर डॉलर कंपनी है, इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज है कि इनके बहुत बड़े सर्वर्स है। इतने ज्यादा सर्वर है इनके पास कि बहुत ज्यादा कंपोनेंट क्या है कि इनके पास कॉस्ट के रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ठीक है। तो ये क्या करते हैं कि दूसरों को प्रोवाइड कर सकते हैं सर्विसेज, इनके खुद के प्रोडक्ट चल रहा है, ठीक है, गूगल का सर्वर इंजन चल रहा है, बहुत सारी चीजें चल रही है, गूगल के इतने प्रोडक्ट्स है वो भी उसको सर्वर पर रन करते हैं। फिर भी इनके पास इतनी ज्यादा कॉस्ट है, मल्टी बिलियन डॉलर कंपनीज ये बड़ी बड़ी है, इन्होंने क्या कहा, ठीक है हमारे पास सर्वर्स है, हम क्लाउड सर्विसेज देते हैं, स्टोरेज का ऑप्शन देते हैं। क्लाउड इट मीन सिंपली क्या होता है कि सर्वर में मल्टीपल सर्विसेज को मर्ज करके एक वर्चुअल स्टोरेज बना दो। अब उस स्टोरेज में तुम डेवलपिंग के लिए यूज करो, उसको डिप्लॉयमेंट के लिए यूज करो, तुम उसको होस्टिंग के लिए यूज करो, इट डिपेंड्स ऑन द फीचर, तुम किस तरह का सर्विस लेना चाहते हो। तो वो उनकी मैनेजमेंट के लिए वो इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं कि उनके पास हर तरह की जो टीम होती है, क्लाउड गूगल गूगल क्लाउड अलग उनके पास टीम है सारा। तो उनके लिए इतना हेक्टिक नहीं होता मैनेजमेंट, छोटी कंपनीज के लिए हेक्टिक होता है, बजट इश्यूज एंड अदर थिंग। देन वी हैव दिस टाइप्स ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग। तो मेजरली क्या है, वो जो मैंने बताया था पब्लिक प्राइवेट और क्लाउड, बट उसके अंदर जो वैसे हम लोग अगर क्लाउड का क्लासिफिकेशन करें तो ये टाइप्स होते हैं क्लाउड क्लासिफिकेशन में, आईएएस, पीएएस, सास, देन आईडीएस, ठीक है। तो देखते हैं इन सबको एक एक करके। तो ये जो क्लाउड है, आईएएस, इसका मतलब होता है इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस। इसका मतलब होता है इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस, ओके। सो इंफ्रास्ट्रक्चर मींस क्या होता है, जो भी हमारा फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह, ठीक है। तो तुम ऐसे कह सकते हो प्रोवाइड्स वर्चुअल मशीन एंड अदर हार्डवेयर एंड ऑपरेटिंग सिस्टम्स व्हिच मे बी कंट्रोल्ड थ्रू सर्विस एपीआई, ठीक है। अब जैसे कि सर्वर ही समझ लो सबसे बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर जो हो गया, वो हमें ऐसा क्लाउड कंप्यूटिंग में प्रोवाइड होता है।
PS मतलब होता है प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। सो प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस में क्या होता है कि हमारे डेवलपमेंट टूल्स होते हैं, कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट होता है, डिप्लॉयमेंट होता है, ये सारी चीजें जो है इसमें हमें मिलती है। जैसे प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस में कह सकते हो कि कोई सेल्स फोर्स चल रहा है, ठीक है, या फिर हमें डेटा साइंस का कोई सॉफ्टवेयर है वो हम रन कर रहे हैं, ठीक है, या फिर गूगल ऐप इंजन रन कर रहे हैं, ठीक है, अपनी ऐप को होस्ट करने के लिए, या फिर माइक्रोसॉफ्ट एज़्योर, तो वो क्या हो गया, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस हो गया। देन वी हैव इज दैट सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस में क्या होता है कि हम क्या करते हैं कि जैसे सेल्स फोर्स एक सॉफ्टवेयर है, ठीक है, तो वो यूजुअली कंपनीज यूज करती हैं कस्टमर हैंडलिंग के लिए, मतलब इसके बहुत सारे फीचर्स होते हैं, बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर है ये। तो इस तरह के जो सॉफ्टवेयर होते हैं उनको रन करने के लिए ये बहुत रिसोर्सेज भी कंज्यूम करते हैं। तो इनको रन करने के लिए भी आप इसको भी क्लाउड पे रन कर सकते हो, तो रिसोर्सेज आपके फिजिकल मशीन के कम लगेंगे। देन वी हैव दिस आईडीएस। तो आईडीएस के मतलब होता है आइडेंटिटी एज अ सर्विस। तो इसमें आइडेंटिटी एज अ सर्विस में क्या होता है, जो एक्सेस कंट्रोल वाली चीज मैंने बताई थी वो चीज होती है। अब एक्सेस कंट्रोल कैसे कैसे हो सकता है, ठीक है, टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन से कर सकते हैं, ठीक है, वन लॉगिन से कर सकते हैं, ये फीचर होता है, ओके। या फिर ऑक्टा यूज करते हैं हम आइडेंटिफिकेशन के लिए, ठीक है, एक्सेस कंट्रोल वगैरह के लिए। देन वी हैव इज दैट एसई SCCAS। तो ये क्या होता है, सिक्योरिटी एज अ सर्विस होता है। सिक्योरिटी एज अ सर्विस की जो हम सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, जैसे क्लाउड वेंडर क्या प्रोवाइड करता है, एंटी मालवेयर प्रोवाइड करता है, ठीक है, वो और क्या प्रोवाइड करता है, इवेंट मैनेजमेंट सर्विसेज प्रोवाइड करता है, सिक्योरिटी इंसिडेंट प्रोवाइड करता है, ठीक है। सिक्योरिटी इंसिडेंट मीन्स अगर तुम्हारा सिस्टम कॉम्प्रोमाइज हो गया किसी वजह से, तो वो तुरंत काउंटर मेजर्स स्टेप से लेने चाहिए। इंट्रूजन डिटेक्शन के ट्रैफिक वगैरह को मॉनिटर आउट करता है, ठीक है, फॉलो आउट करता है, पेन टेस्टिंग भी देता है, सर्विस ऑथेंटिकेशन वगैरह भी होता है, तो उसमें सिक्योरिटी भी अच्छी रहती है, वेंडर्स अच्छी प्रोवाइड करते हैं। देन वी हैव कैस। सो ऑफर्स वर्चुअलाइजेशन टू कंटेनर इंजन्स। तो कंटेनर क्या होते हैं अभी हम डिस्कस करेंगे। तो हम इनमें कंटेनर प्रोवाइड कर सकते हैं। देन फिर फंक्शन एज अ सर्विस। फंक्शन एज अ सर्विस का मतलब होता है प्रोवाइड्स अ प्लेटफॉर्म फॉर डेवलपिंग, रनिंग एंड मैनेजिंग एप्लीकेशन फॉर द माइक्रो सर्विसेज, ठीक है। जैसे AWS में क्या होता है कि लैम्डा एक सर्विस होती है, AWS लैम्डा। तो लैम्डा क्या होता है, सर्वरलेस कंप्यूटिंग के लिए यूज होता है। सर्वरलेस कंप्यूटिंग इट मींस कि जो हमारा वो फ्लक्चुएशन होता है, डिमांड का फ्लक्चुएशन, उसको हैंडल आउट करने के लिए हम लोग लैम्डा यूज करते हैं। ये अगर तुम्हारे फीचर में है तो ये सारी चीजें मतलब ओवरकम हो जाती है। अब ये सारी चीजें अंडरस्टैंड करने के लिए आपको बहुत डीप स्टडी करनी पड़ेगी, थोड़ा सा ज्यादा, ये क्या फीचर्स है। तो मतलब कोई भी सर्विस है अगर तुम्हें डेवलप करना है, उसे कॉन्फ़िगर करना है या मैनेजमेंट करना है, तो वो फंक्शन एज अ सर्विस में आ जाता है। देन इज थिंग अनदर सिमिलर थिंग इज दैट कंटेनर। एक तो चीज हो गई क्लाउड, दूसरा चीज हो गई कंटेनर। सो कंटेनर को तुम ऐसा समझो कि तुम्हें नोट्स मालूम है, नोट्स क्या होते हैं, जो ट्री वगैरह में हम लोग नोट्स यूज करते हैं। तुमने डेटा स्ट्रक्चर्स पढ़ा है। यस। तो डेटा स्ट्रक्चर्स नोट्स, में आप ओके ओके, नोट्स, यस नोट्स, मेरे को नोट्स, नोट्स से नहीं दिया। लिंक लिस्ट पढ़ी है। यस। तो लिंक लिस्ट में नोट्स होते हैं। यस, नोट्स मतलब हाँ, ट्री में भी होते हैं, ग्राफ में भी होते हैं। तो नोड्स कैसे वर्क करते हैं, जैसे एक ये लिंक लिस्ट है, ठीक है, तो ये एड्रेस होता है, एक ये स्टार्ट नोड होती है यहाँ पे, है ना, जिसमें यस। फर्स्ट नोड का एड्रेस होता है, फिर ये डेटा होता है और इसमें सेकंड का एड्रेस होता है, फिर ऐसे करके हमारी नोट्स होती है ना। यस मैम। फिर यहाँ पे आधे में डेटा होता है, फिर ये एंड हो जाता है ना। तो यस। कंटेनर को तुम ऐसे बोलो कि क्लाउड में छोटे छोटे स्टोरेज होते हैं नोट्स की तरह, ठीक। तो ये जो स्टोरेज होते हैं ये क्या करते हैं कि इनके पास एक दूसरे का जो एड्रेस होता है वो होता है, ठीक। और वो ओके। क्या करते हैं कि तुम क्या करो, फिर जैसे तुम्हारे पास एक क्लाउड है, तो क्लाउड क्या है कि ये बहुत सारे पब्लिक क्लाउड है, ठीक है, बहुत सारे लोग यूज कर रहे हैं। तो वेंडर्स ने क्या कहा, टेक्नोलॉजी के लाई, वेंडर्स ने बोला कि ठीक है, मैं तुम्हें क्लाउड का एक ऐसे तो हिस्सा में बांट के दे नहीं सकती क्योंकि फिजिकल नहीं है। तो इन्होंने क्या किया कि आप छोटे छोटे कंटेनर यूज करिए। तो कंटेनर क्या, क्लाउड में मल्टीपल लोकेशन पे डिप्लॉयड रहते हैं, ठीक। तो ये जो मल्टीपल लोकेशन पे डिप्लॉयड रहते हैं, तो अब सपोज करो मुझे क्या एक एंड्रॉइड एप्लीकेशन डेवलप करनी है किसी थोड़ी शॉपिंग टाइप की, जोमेटो टाइप, ठीक है। तो जो मेरी टीम होगी, सपोज करो जो एप्लीकेशन ए है, एक मेरी जोमेटो की टीम है, ठीक है, वो डेवलप करी, एक स्विगी की डेवलप करी, या सो ऑन, इस तरह से डिफरेंट एप्लीकेशन है और एक कंपनी यूज कर रही है। तो जो मेरी टीम होगी वो क्या करेगी,
जैसे क्लाउड कंप्यूटिंग में इंफ्रास्ट्रक्चर एक हो गया, जो अमेजोन वेंडर हो गया उसका इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, ठीक है। उसके बाद होस्ट का ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया। होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम इट मींस कि मैंने जब इंफ्रास्ट्रक्चर लिया था क्लाउड कंप्यूटिंग से, तो मैंने उसे बोला कि मुझे लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए, तो ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम हो ये होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम हो, ठीक, लिनक्स। फिर हुआ डॉकर। तो डॉकर को ऐसे कह सकते हैं कि यूनिफाइड इंटरफेस होता है, जिससे मैं जो कि लिनक्स के ऊपर वर्क करता हूँ और मैं इसको यूज कर सकती हूँ, ठीक है। जब ये लिनक्स के ऊपर वर्क करेगा, तो लिनक्स से क्या है कि ये जो अलग अलग एप्लीकेशन डेवलप हो रहे हैं, तो अलग अलग जो टीम्स हैं वो इसको अपने अपने को एक्सेस कर सकती हैं, ठीक है। तो वो कैसे एक्सेस करेंगे, वो इस ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू एक्सेस करेंगे, जो अलग अलग टीम है। टीम्स को क्या लगेगा कि उनके लिए खुद का एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, खुद का एक इन्वायरमेंट है, बट एक्चुअल में क्या हो रहा है कि एक ही ऑपरेटिंग सिस्टम पे डिफरेंट इन्वायरमेंट रन हो रहा है। इन्वायरमेंट इट मींस कि अगर फर्स्ट एप्लीकेशन पाइथन यूज कर रही और जावास्क्रिप्ट यूज कर रही है, एचटीएमएल यूज कर रही है, सेकंड एप्लीकेशन जो है वो आर में डेवलप हो रही है, थर्ड एप्लीकेशन जो है वो तुम्हारी जावा में डेवलप हो रही है, तो सबका इन्वायरमेंट अलग हुआ ना, सबका लाइब्रेरीज अलग हुई, लैंग्वेज अलग हुआ, आईडीज अलग हुई, बट एक ही ऑपरेटिंग सिस्टम पे रन कर रहा है। तो यहाँ पे कॉस्ट जो है वो सेव हो गई हमारी, ठीक है। फिजिकल मशीन एक ही है, ऑपरेटिंग सिस्टम एक ही है, बस एक यूनिफाइड इंटरफेस बोल लो, और उससे हम अलग अलग आपका ऑथेंटिकेशन यूज करके आप एक्सेस कर सकते हो। तो ये कंटेनर टेक्नोलॉजी में। तो कंटेनर्स का फिर डेफिनेशन हुआ, कंटेनर्स आर लाइक जस्ट पैकेजेस ऑफ सॉफ्टवेयर। ये एक सॉफ्टवेयर के पैकेज है, ठीक है, ये कंटेनर जो है, एंड दैट कंटेन ऑल द नेसेसरी एलिमेंट्स टू रन इन एनी एनवायरनमेंट, जिनके अंदर हर एक नेसेसरी एलिमेंट होता है, ठीक है, कि वो किसी भी एनवायरनमेंट में रन कर सके। इन दिस वे कंटेनर्स वर्चुअलाइज द ऑपरेटिंग सिस्टम एंड रन एनीवेयर, फ्रॉम प्राइवेट डेटा सेंटर टू पब्लिक क्लाउड और इवन ऑन अ डेवलपर पर्सनल लैपटॉप। तो अब होगा क्या कि जैसे मान लो कोई डेवलपर है, वो मुंबई में बैठा है और वो डेवलप कर रहा है, दूसरा जो डेवलपर है वो न्यूयॉर्क में बैठा है, तो वो अपने क्लाउड कंप्यूटिंग का लॉगिन करके और फिर इसी कंटेनर को जो ऑथेंटिकेशन होगा, लॉगिन होगा, उसको यूज करके वो दोनों सेम टाइम पे डिफरेंट लोकेशन से एक साथ काम कर सकते हैं, ठीक। तो दोनों को यही लगेगा कि वो लोग एक मशीन में काम कर रहे हैं, बट वो एक्चुअल में अलग अलग होगा, ठीक है। इस तरह से कंटेनर टेक्नोलॉजी वर्क करती है। सो अब कंटेनर का एक लाइफ साइकिल क्या होता है, ठीक है। तो जैसे तुम्हारी वर्चुअल इमेज के लिए आईएसओ होती है, वैसे कंटेनर की भी इमेज होती है, ठीक है। हेलो, यस यस मैम। समझ में आ रहा है? यस मैम, थोड़ा थोड़ा कम सा आ रहा आपको, है। हाँ, क्योंकि तुम्हें खुद भी थोड़ा सा स्टडी करना पड़ेगा इसको। यस। तो होता क्या है कि देखो फर्स्ट फेज में क्या होता है कि जो हमारी इमेज क्रिएशन एंड टेस्टिंग एंड एक्रेडिटेशन होता है, ये जो फर्स्ट फेज होता है जब भी हम कोई कंटेनर डेवलप करते हैं। So you can say that the first phase of any container technology is the image generation. Image generation, you can say that ISO, and similar to ISO. If it's like a parrot, I need to run the parrot, then I will choose the parrot image. Okay, so whatever the image I need, like in the parrot, I need the Python ID or the JavaScript ID or what type of software. So tools are needed to develop my application. I will merge all those software and create an image. Okay, so now the application software, whatever I have created, it will be known as application software. Okay, मैं जो भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में फिर उसमें जो डेवलप कर सकती हूँ, रन कर सकती हूँ, क्योंकि जो भी रिक्वायर्ड रिसोर्सेज हैं, जो भी टूल्स चाहिए थे, वो सब मैंने क्या कर रखे है, उसकी इमेज में पहले से ही क्रिएट कर दिया, ठीक है। तो ये जो इमेज होता है, ये डेवलपर इसको हैंडल आउट करते हैं। फिर जब ये लोग बना देते हैं अपने टूल्स के हिसाब से, तो उस पर टेस्टिंग करते हैं। टेस्टिंग करते हैं कि अलग अलग सिचुएशन में टेस्टिंग करते हैं कि क्या ये चल रहा है, क्या ये नहीं चल रहा है, ठीक है। टेस्टिंग करने के बाद उसको हम क्या करते हैं कि सिक्योरिटी टीम्स उस पे सिक्योरिटी टीम से फिर टेस्टिंग करती है, जिसको हम एक्रेडिटेशन बोलते हैं। फिर उसको वेरीफाई करते हैं कि ठीक है ये सिक्योर है और इस पे हम डेवलप कर सकते हैं। देन वी हैव इमेज स्टोरेज एंड रिट्रीवल। तो फिर इमेजेस क्या होती है कि उनको हम क्या करते हैं, क्लाउड में रजिस्ट्रीज में स्टोर कर देते हैं, अपलोड कर देते हैं। तो रजिस्ट्री क्या करती है कि वो वेरियस डेवलपर्स को प्रोवाइड कर देते हैं। रजिस्ट्री जो होती है फिर वो डेवलपर्स को हम दे देंगे कि ये एक रजिस्ट्री है, इसमें मैंने अपनी इमेज जो है वो अपलोड कर दिया, अब अलग अलग डेवलपर जो है उसको एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। सो और कैसे एक्सेस करेंगे, उनके आइडेंटिफिकेशन से, ठीक है, वर्जन कंट्रोल से, या फिर इस तरह से हम डेवलप कर सकते हैं। तो रजिस्ट्रीज कैन बी प्रोवाइडेड एज अ सर्विस और भी सेल्फ होस्टेड, ठीक है। तो कुछ पॉपुलर रजिस्ट्री जैसे डॉकर हो गया,
कोई मैंने डेवलप किया, उसको डॉकर नाम तुमने शायद सुना होगा या फिर क्यूबरनेट सुना होगा, तो हम डॉकर पे डिप्लॉय कर देते हैं, क्यूबरनेट पे डिप्लॉय कर देते हैं, और फिर वो रजिस्ट्री जो होती है वो हैंड आउट करती है, तो वहां से सब लोग एक्सेस कर सकते हैं। देन वी हैव इज दैट DevOps। तो ये ऑर्केस्ट्रा को बोलते हैं DevOps, डेवलपर एंड ऑपरेशन। तो यहाँ पे जब एक्सेस मिलना शुरू हो जाता है, तो हम यहाँ पे एक्चुअल जो हमारी डेवलपिंग टीम है, फिर वो अपनी एप्लीकेशन डेवलप करेगी। जब एप्लीकेशन डेवलप करती है तो हम उसी को जो है फिर वो होस्ट पे उसी कंटेनर में डिप्लॉय कर देते हैं। क्लाउड में ही, जो मतलब मेरा क्लाउड होगा उसमें डिप्लॉय कर देते हैं, क्लाउड में डिप्लॉय करके फिर मैं उससे होस्ट कर सकती हूँ, ठीक है। तो ये एक कंटेनर का लाइफ साइकिल होता है, इस तरह से डिप्लॉयमेंट मैनेजमेंट ऑफ अ कंटेनर, इस तरह से कंटेनर चलता है। अब कंटेनर और वर्चुअल मशीन में क्या डिफरेंस होगा, हम चाहे तो एक फिजिकल मशीन पे भी तो एक वर्चुअल बना सकते हैं, दोनों में ज्यादा डिफरेंस तो है नहीं, वही ऑपरेटिंग सिस्टम है, एप्लीकेशन इसमें भी रन हो सकती है, जैसे मैं एक ही सिंगल मशीन में पैरेट भी चला रही हूँ, कुछ और भी चला रही हूँ, ठीक है। तो जो मेन डिफरेंस होता है इनका, वर्चुअल मशीन में क्या होता है, एक फिजिकल मशीन होती है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, और एक हमें वर्चुअल सॉफ्टवेयर की नीड होती है, जो कि हाइपरवाइजर हो गई, ठीक है, ग्राफिक सॉफ्टवेयर की नीड होती है। फिर उसमें क्या करते हैं, हम अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते हैं, मान लो एक विंडो इंस्टॉल किया, एक पैरेट इंस्टॉल किया, एक लिनक्स इंस्टॉल किया। हर एक को खुद की लाइब्रेरी देनी पड़ती है, खुद के रिसोर्सेज देने पड़ते हैं, खुद की रैम देनी पड़ती है, खुद की स्टोरेज देनी पड़ती है, सब कुछ। और फिर उनके इसमें अगर मुझे पाइथन डेवलप करना है, पाइथन इंस्टॉल करो, जावा इंस्टॉल करो, सारी चीजें। तो ये यहाँ पे क्या हो रहा है, रिसोर्स बहुत ज्यादा यूज हो रहा है, स्टोरेज बहुत ज्यादा यूज हो रहा है, बहुत क्लमजी हो जा रही है सारी चीजें। कंटेनर में क्या होता है, एक ही फिजिकल मशीन है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, एक कंटेनर इंजन है, जो कि तुम्हारा डॉकर हो सकता है, ठीक है, डॉकर जो इंटरफेस है तुम्हारा। और सोचो, अब तो हमारे पास इसकी नीड खत्म हो गई है ना, हाइपरवाइजर, ये जो गेस्ट ओएस है इसकी नीड खत्म हो गई। इन दोनों की जो नीड खत्म हुई, ये इसने ले ली, ठीक है, ये एक से हमने रिप्लेस कर दिया। इसमें मैंने लिनक्स इंस्टॉल कर दिया, और फिर इसमें क्या किया, लिनक्स से ही वो एक तरह से अपनी डायरेक्टरी चूज करके अपना जो भी इनका एप्लीकेशन का सपोर्ट मैंने इंस्टॉल कर दिया, कि ठीक है, एप्लीकेशन वन के लिए मुझे पाइथन का एनवायरनमेंट बनाना है, इसके लिए जावा का बनाना है, और वो टीम्स एक्सेस कर सकती है। तो हमारा जो रिसोर्स मैनेजमेंट है वो बहुत ईजी हो गया। सो वर्चुअल मशीन्स आर सेड टू बी हैवी वेट, ठीक है, वर्चुअल मशीन जो होती है वो हैवी वेट होती है। कंटेनर क्या होते हैं, लाइट वेट होते हैं, पोर्टेबल होते हैं, मतलब ज्यादा रिसोर्सेज नहीं यूज करते हैं। वर्चुअल मशीन कैन रन ऑन इंडिपेंडेंट ऑपरेटिंग सिस्टम। वर्चुअल मशीन की होती है, उनको खुद का एक अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए, ठीक है, हर एक एप्लीकेशन के लिए डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए, कंटेनर के लिए डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं चाहिए, सिंगल ऑपरेटिंग सिस्टम में सब रन हो सकते हैं। वर्चुअल मशीन को क्या है, हार्डवेयर बेस्ड वर्चुअलाइजेशन चाहिए, अगर तुम्हें सिस्टम में एक अच्छा हार्डवेयर नहीं है, ग्राफिकल हार्डवेयर वर्चुअलाइजेशन नहीं है, हाँ, तो उसमें नीड पड़ती है, ठीक है, तो ये नहीं चलेगा। लेकिन कंटेनर में क्या होता है, ओएस बेस्ड वर्चुअलाइजेशन होता है, तो इफेक्टिव नहीं होता। वर्चुअल मशीन स्लो होती है कंटेनर्स में, और कंटेनर्स क्या होता है, स्केलेबल होते हैं, रियल टाइम में अगर कोई तुम चेंजेस वगैरह करोगे तो वो ज्यादा बेटर तरीके से दिखता है। वर्चुअल मशीन की जो परफॉर्मेंस होती है लिमिटेड होती है, कंटेनर से परफॉर्मेंस लिमिटेड नहीं होती, क्योंकि तुम कभी भी इमेज को चेंज कर सकते हो अपने नीड के अकॉर्डिंग। वर्चुअल मशीन कंप्लीटली आइसोलेटेड, मेकिंग इट मोर सिक्योर। अगर देखा जाए तो वर्चुअल मशीन में हर एक ऑपरेटिंग सिस्टम ज्यादा सिक्योर है, ठीक है। लेकिन उसमें क्या है कि उसमें ज्यादा सिक्योर नहीं, क्योंकि ये क्या है, एक्सेस तो सेम ही है ना, अगर बाईपास हो गया तो दिक्कत होगी, ठीक है। देन वी हैव इज दैट क्रिएटेड एंड लॉन्च इन मिनट्स। तो वर्चुअल मशीन में क्या है कि कोई भी एप्लीकेशन तुम लॉन्च करके मिनट्स में कर सकते हो, कंटेनर में उससे भी ज्यादा फास्ट डिप्लॉयमेंट हो, तो सेकंड्स में तुम लॉन्च कर सकते हो। सो अब कंटेनर और या फिर क्लाउड कंप्यूटिंग के बेसिकली चैलेंजेस क्या होते हैं, जो कि चैलेंजेस इट मीन्स कि क्या क्या सिक्योरिटी के पर्पज से क्या चैलेंजेस सकते हैं। तो फर्स्ट है इनफ्लो ऑफ वर्नेबल सोर्स कोड। वी कैन से कंटेनर्स कॉन्स्टिट्यूट इन ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म। कंटेनर क्या होते हैं, ये हमेशा ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म होते हैं, ठीक है। सो डेवलपर्स को नीड होती है कि वो उसे रेगुलरली अपडेट करे, ठीक है, इमेजेस जो है वो सिक्योर जिस रिपोजिटरी में रख रहे हैं उसको सिक्योर रखे, ठीक है। तो कभी कभी क्या होता है कि जब उनको डेवलप करते हैं, तो अगर उसमें कोड जो है वो ठीक से कोडेड नहीं है, ठीक है, सोर्स कोड जो है वो वर्नेबल है, ठीक है, या फिर उसमें कोई बग्स है, तो वो वर्नेबिलिटी क्रिएट कर सकते हैं, जो कि कॉम्प्रोमाइज हो सकती है सिक्योरिटी। देन वी हैव लार्ज सरफेस अटैक। सो द होस्ट ओएस कंसिस्ट ऑफ मेनी कंटेनर्स, ठीक है, होस्ट ओएस में तो बहुत सारे कंटेनर होंगे। सो वर्चुअल मशीन्स एंड डेटाबेसेस इन द क्लाउड। सो अब कंटेनर भी कहाँ होता है, क्लाउड के ही अंदर होता है, तो क्लाउड में ही सब चल रहा है। तो अगर कोई लार्ज अटैक होता है तुम्हारा क्लाउड के ऊपर, तो ये सारी चीजें बंद हो सकती है, ठीक है, अगर क्लाउड वेंडर पे अटैक हो गया तो। देन वी हैव लैक ऑफ विजिबिलिटी। A container engine runs the container interfaces with the Linux kernel.
and creates another type of abstraction converging the actions of the containers and making it difficult to track activities of a specific container or user. अब एक ऑपरेटिंग सिस्टम पे डिफरेंट एनवायरमेंट्स रन करो तो किसी एक की एक्टिविटी को ट्रैक करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है. Compromising secrets, it means containers require sensitive information such as API keys, username and password to log in for accessing any services. अटैकर के पास अगर ये लॉगिन पासवर्ड सोशल इंजीनियरिंग अटैक अगर यूज करके उसे जनरेट कर लिया तो हमारा कंटेनर क्या है वो फिर अटैकर यूज कर सकता है. ठीक है. देन वी हैव DevOps स्पीड. तो DevOps स्पीड एक तरह से हमारे पास सिक्योरिटी चैलेंज है. कहने को तो DevOps में हम कोई भी एनवायरनमेंट में वेबसाइट या फिर कुछ डेवलप करके हम कुछ मिनट्स में उसको अपलोड कर सकते हैं, कुछ सेकंड्स में. तो ये तुम कह सकते हो कि कोई अटैकर ही है अगर कोई मेलिशियस एप्लीकेशन वो भी डिप्लॉय कर सकता है कुछ सेकंड में. ठीक है. और वो ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास फिर एक्सेसिबल भी होंगे. देन वी हैव इज नॉइजी नेबरिंग कंटेनर्स. ऐसा भी हो सकता है कि एक ही क्लाउड में बहुत सारे कंटेनर रन कर रहे हो और कोई एक ही ऑपरेटिंग सिस्टम में रन कर रहा है. ठीक है. एक ही फिजिकल मशीन पे कंटेनर रन कर रहा है. तो अगर कोई एक कंटेनर जो है वो इतने ज्यादा रिसोर्सेस ले रहा है कि दोनों बाकी दोनों को ज्यादा रिसोर्सेस मिल नहीं रहे बाकी जो कंटेनर्स है, तो ये भी हो सकता है. ठीक है. देन वी हैव नेटवर्क बेस्ड अटैक. अगर क्लाउड वेंडर पे या फिर कंटेनर पे नेटवर्क बेस्ड अटैक होता है तो सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज हो सकती है. बाईपासिंग आइसोलेशन, इट मींस कि सिक्योरिटी जो है वो अगर एस्केलेट हो गई, ठीक है, प्रिविलेज गेन हो गया तो भी दिक्कत हो सकती है. होस्ट भी बाईपास हो सकता है. इकोसिस्टम कॉम्प्लेक्सिटी. कंटेनर्स आर built, deployed and managed using multiple vendors and resources. अब अगर देखा जाए तो कंटेनर्स क्या होते हैं, क्लाउड जो वेंडर है वो उसके पास भी एक्सेस है ही तरीके से और जो मैं एक्सेस कर रही हूँ या एडमिन हूँ उसके पास भी एक्सेस है. ठीक है. तो यहाँ पे क्या है कि इतना ज्यादा कॉम्प्लेक्स है. अगर कोई एक कंटेनर प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है तो वो ट्रैक करने में दिक्कत होती है. ठीक है. तो ये सारे कुछ सिक्योरिटी चैलेंजेस होते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग के साथ जैसे कंटेनर के साथ. सो क्लाउड कंप्यूटिंग का इतना ही चीज था. इनमें से अगर अब तुम्हें कोई डाउट हो तो पूछ लो. अभी तो डाउट नहीं है क्योंकि ज्यादा भी पता भी नहीं है, मुझे कुछ देखना पड़ेगा. ओके ओके. सो टेल मी दैट व्हाट डू यू. सोशल इंजीनियरिंग का मतलब होता है कि एक ऐसा टर्म है जिसमें हम ब्रॉड रेंज ऑफ मैलिशियस एक्टिविटीज करते हैं या फिर हमारे एक्शंस होते हैं जिसमें ह्यूमन इन्वॉल्व होता है. ठीक है. कोई स्क्रिप्ट और पेलोड इन्वॉल्व होती है जब बट जो मेन होता है ह्यूमन होता है. सो हम क्या करते हैं, ह्यूमन को एक साइकोलॉजिकली मैनिपुलेट करते हैं. ठीक है. उसको कन्विंस करते हैं या फिर कोई ट्रिक देते हैं या फिर उसको कूपन का या फिर लॉटरी टिकट और कुछ ऐसा भेजते हैं जिससे वो साइकोलॉजिकली एक्साइटेड हो जाए या डिमोटिवेटेड हो जाए और हमारी जो स्क्रिप्ट है या अभी जो भी हमने भेजा उसको एग्जीक्यूट. ठीक है. तो ये सोशल इंजीनियरिंग मतलब बेसिकली मैनिपुलेटिंग साइकोलॉजिकली so that he can be vulnerable. Okay, he can make the system also vulnerable. सो इम्पैक्ट एक कंपनी पे क्या क्या इम्पैक्ट हो सकता है अगर सोशल इंजीनियरिंग हो रही. ठीक है. इकोनॉमिक लॉस हो सकता है अगर उसके एम्प्लॉयज जो उन पे सोशल इंजीनियरिंग अटैक हो गया तो नेटवर्क कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा. अगर मान लो मैंने किसी एम्प्लॉय को भेज दी स्क्रिप्ट, उसने रन कर दी पीडीएफ अटैचमेंट में मलिशियस कोड था, उसने रन कर दिया तो पूरा जो नेटवर्क है वो कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा किसी कंपनी का. तो इकोनॉमिकली बहुत लॉस हो सकता है. डैमेज ऑफ गुडविल. अगर अटैकर ने कुछ पोस्ट कर दिया, ठीक है, तो वो भी दिक्कत कर सकता है. ठीक है. कंपनी की इमेज खराब हो सकती है. लॉस ऑफ प्राइवेसी. सोशल इंजीनियरिंग से आपकी प्राइवेसी भी लॉस होती है. कभी कभी अगर तुमने सेट इंजीनियरिंग टूल का यूज किया है ना जिसमें हम वेबसाइट का क्लोन करके लिंक भेजते हैं यस फिर वहां यस. पे, हाँ, तो वो चीज लॉस ऑफ प्राइवेसी में आ सकती है. डेंजर्स ऑफ टेररिज्म. ठीक है. मैं किसी को मैनिपुलेट कर सकती हूँ कि साइबर अटैक करने के लिए. ठीक है. गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को साइबर अटैक करने के लिए. टेम्परेरी और परमानेंट क्लोजर. लॉ सूट्स एंड आर्बिट्रेशन. तो लीगली भी कुछ ऐसे हम पॉलिसीज वायलेट कर सकते हैं अटैकर के थ्रू. तो ये सारे इम्पैक्ट होते हैं ऑर्गेनाइजेशन पे. Then we have what are the behaviors that make an attack vulnerable. ठीक है. तो authority, intimidation, senses, urgency, familiarity, trust and greed. ये सारे फैक्टर्स का एक मतलब आप ऐसे ही कह सकते हो. सिचुएशन से ऐसे समझो कि कोई एक एम्प्लॉय है और एम्प्लॉय को 10 बजे मेल आता है कि मुझे 11 बजे तक कुछ अमाउंट लाइक 10,000 जो डॉलर्स हैं वो मेरे ट्रांसफर कर दो. ठीक है. और मेल किससे आता है कि आई एम योर सीईओ ऑफ द कंपनी. ओके. You have to transfer this amount into this account number by 10 बजे मेल आता है कि 10:30 तक मुझे ट्रांसफर कर दो. एंड तो उसमें क्या है कि अब एम्प्लॉय अगर लो लेवल के अकाउंटेंट का है तो उससे लगेगा ठीक है अर्जेंसी का आ रहा है. ठीक है. अथॉरिटी का, अथॉरिटी कैसे आ रही, सीईओ
जो अटैकर है वो अपने आप को क्या बता रहा है, सीईओ बता रहा है, इट मीन्स इसका सीनियर है, इसके पास ऑथराइजेशन है, ठीक है। अर्जेंसी, टाइम लिमिट लगा दी कि 10:30 तक करनी है, ठीक है। फेमिलियरिटी, यहाँ पे उसको पता है कि ये सीईओ है ना। ट्रस्ट, इस एम्प्लॉय को इस पे ट्रस्ट है, ठीक है। कंसेंट, ये अपना कंसेंट दे रहा है कि ठीक है नहीं मैं ट्रांसफर कर देता हूँ, मेरे सी बॉस ने मांगा है, ठीक है। देन वी हैव इज दैट ग्रीड, थोड़ा अलग हो गया। तो अब इसमें क्या है कि ग्रीड तुम ऐसे कर सकते हो, अगर ये एम्प्लॉय को जो है वो किसी लॉटरी का टिकट आया हो कि आपको इतना लॉटरी आप जीते हो, इस लिंक पे क्लिक करो और लॉटरी रजिस्टर करने के लिए, तो वो ग्रीड में आता है, लालच, ठीक है। तो अब क्या होगा कि इसने अगर ट्रांसफर कर दिया सीईओ को और इसने वेरीफाई नहीं किया, ठीक, अर्जेंसी के चक्कर में कि जब तक मैं वेरीफाई करूंगा तब तक कहीं बॉस गुस्सा ना हो जाए, नाराज ना हो जाए, इसने वेरिफिकेशन नहीं किया और इसने पैसे भेज दिए। पैसे कहाँ गए, अटैकर के पास गए। तो यहाँ पे क्या हुआ कि ये सारे बिहेवियर जो थे, ये छोटी छोटी चीजें थी, ये बल्कि एक वर्नेबिलिटी क्रिएट करती, ह्यूमन वर्नेबिलिटी। अब इसको तुम डिटेक्ट नहीं कर सकती, ठीक है। डिटेक्ट करने का क्या मतलब है, थोड़ा मेल्स को देख सकते हैं या फिर सीईओ से पूछ लेते ह्यूमन की आपने अभी इतना अर्जेंसी में क्यों किया, या फिर मतलब वेरिफिकेशन वो एम्प्लॉय कर सकता था। तो ये सारे फैक्टर्स होते हैं जो कि वर्नेबल बनाते हैं। देन वी फैक्टर्स मेक कंपनी वर्नेबल। कंपनी के एम्प्लॉयज कैसे वर्नेबल होते हैं सोशल इंजीनियरिंग के लिए, अगर वो अपने एम्प्लॉयज को ट्रेनिंग नहीं देते हैं, ठीक है। सोशल इंजीनियरिंग के लिए ट्रेनिंग, इट मीन्स कि अगर कोई ऐसा मेल आ रहा है तो उस पर क्लिक मत करो, कोई लिंक इंक्लूडेड है तो क्लिक मत करो, हमेशा मेल को चेक करो, उसका सब्जेक्ट कैसा लिखा है, उसकी बॉडी कैसे लिखी, वर्ड क्या यूज हुए, क्या वो प्रोफेशनली लिखा है अनप्रोफेशनली लिखा है, ठीक है। अगर कोई वैसा अथॉरिटी से मेल आ रहा है तो उसको वेरीफाई करो। तो इस तरह की जो सिक्योरिटी पॉलिसीज होती है, ये अगर कंपनी नहीं रखती एम्प्लॉयज के साथ तो ये वर्नेबल कर सकता है। अनरेगुलेटेड एक्सेस टू इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन एक्सेस का कंट्रोल जो है वो प्रॉपर नहीं है एम्प्लॉयज के बीच में। लैक ऑफ सिक्योरिटी पॉलिसीज, ठीक है। जैसे बहुत सारी कंपनीज में क्या होता है, आप यूएसबी स्टिक, मतलब यूएसबी स्टिक सारी कंपनीज में नहीं ले जा सकते हो, ठीक है। सीडी नहीं ले जा सकती हो कंपनी के अंदर। तो अपने कभी कभी कुछ कंपनीज फोन भी सबमिट करा देती है कुछ सेंसिटिव एरियाज में। तो इस तरह से जो सिक्योरिटी पॉलिसीज होती हैं, जो सिक्योरिटी कोड्स होते हैं, ठीक है, अगर तुम वीपीएन यूज करते हैं हम लोग कंपनीज का एक्सेस करने के लिए पोर्टल को, अगर पर्सनल लैपटॉप यूज कर रहे हैं तो ये वीपीएन सिक्योर टूर देता है। तो ये सारे फैक्टर्स है जो कि एक कंपनी को वर्नेबल बनाते हैं अगर कंपनी ये सारी चीजें नहीं रखती, ठीक है। इफेक्टिवनेस ऑफ सोशल इंजीनियरिंग इतना इफेक्टिव क्यों है, इफेक्टिव इसलिए क्योंकि ह्यूमन है, ह्यूमन को कितना भी ट्रेन करो, हो सकता है वो किसी ना किसी पॉइंट पे उसकी ट्रेनिंग वो ना देखे, ठीक है, लापरवाही कर जाए। तो आप किसी का पर्सनल लाइफ मेजर नहीं कर सकते ना। जैसे अगर कोई अटैकर है वो किसी एम्प्लॉय से बात कर रहा है कि मैं तुम्हारा स्कूल फ्रेंड हूँ और ये है उसने मेल भेजा इसको कि ये एग्जीक्यूट कर दो मेल को, ह्यूमन ने मतलब एग्जीक्यूट कर दिया, तो वो नेटवर्क कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा, ठीक है। तो अब ह्यूमन को क्या लगा वो उसका फ्रेंड है, ठीक है, बट वो उसका फ्रेंड नहीं था। तो कोई तुम किसी की पर्सनल लाइफ में क्या हो रहा है या फिर वो किससे इंटरेक्ट कर रहा है, ये आप एक कंपनी एज अ कंपनी आप मॉनिटर नहीं कर सकते हो। इसलिए ह्यूमन बिहेवियर बहुत ज्यादा वर्डेबल रहता है। डिफिकल्ट होता है सोशल इंजीनियरिंग को अटेम्प्ट को डिटेक्ट करना। डिटेक्ट करना बहुत मुश्किल होता है, ठीक है। कि कैसे पता चलेगा कि सोशल इंजीनियरिंग अटैक है। अब तो फिर भी जीमेल में थोड़ा बहुत प्रोटेक्शन वगैरह आ गया, फिशिंग प्रोटेक्शन वगैरह आ गया, बट स्टिल सोशल इंजीनियरिंग अटैक में बहुत डिफिकल्ट है ये डिटेक्ट करना। कि अगर कोई तुम सीडी ले जा रहे हो, सीडी अगर तुम पीसी में लगा रहे हो तो वो डिटेक्ट करना ये सारी चीजें मतलब डिफिकल्ट है। देयर इज नो मेथड दैट कैन बी अप्लाइड टू इंश्योर, अभी तक आज तक कोई मेथड ही नहीं डेवलप हुआ जो कि सोशल इंजीनियरिंग अटैक से तुम्हें प्रिवेंट कर सके, या फिर कोई हार्डवेयर भी नहीं डेवलप हुआ जिससे तुम्हें प्रिवेंशन मिल सके इस अटैक से, इसलिए ये अटैक बहुत ज्यादा सक्सेसफुल है। फेसेस क्या होते हैं किसी भी सोशल मीडिया अटैक करने के लिए, जब हम फेसेस इट मींस कि पहले हम किसी कंपनी का रिसर्च करते हैं, ठीक है। रिसर्च कर सकते हैं डंपस्टर डाइविंग, ठीक है। जो रिसीट्स वगैरह यूजुअली, ठीक है, या फिर कोई डॉक्यूमेंट वगैरह जो कचड़े में कंपनी डिप्लॉय करती है, अगर उस पर तुम रिसर्च करो, ठीक है, डॉक्यूमेंट में हो सकता है कोई सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन, रिसीट में कोई नंबर वगैरह मिल सकता है, ठीक है। वेबसाइट से उसके बारे में रिसर्च करो, एम्प्लॉयज के बारे में रिसर्च करो। एम्प्लॉयज के बारे में रिसर्च करने का मीन्स होगा कि अगर एक 10 एम्प्लॉयज हैं, उनमें से 2 एम्प्लॉयज ऐसे हैं जो कि बहुत फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं, ठीक है, अपने बॉस से खुश नहीं है, परेशान रहते हैं, ठीक है। या फिर तो उनको तो मैनिपुलेट करो, ये हमारे अच्छे टारगेट हो सकते हैं, ठीक है। इनको बातों से मैनिपुलेट करके हम इनको कह सकते हैं कि आप हमारी ये चीजें रन करो। तो एम्प्लॉयज के बारे में, ठीक है। या फिर कोई 2 एम्प्लॉयज ऐसे हैं जो कि आईटी डिपार्टमेंट में वर्क करते हैं, तो मैं इनको बातें करके मैनिपुलेट करके और आईटी डिपार्टमेंट ने इनको मेल भेजूंगी तो मुझे क्या नेटवर्क एक्सेस मिल जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें देख सकते हैं।
फिर हम टारगेट सेलेक्ट करते हैं। रिसर्च करने के बाद हमने क्या किया, टारगेट सेलेक्ट किया, आईटी पर एक बंदा ले लिया हमने, वो फ्रस्ट्रेटेड रहता है, चलो यही हमारा टारगेट हो गया। फिर उससे बातें करते हैं, उसको मैनिपुलेट करते हैं, रिलेशनशिप बिल्ड कर सकते हैं, वैसे कह सकते हैं मैं तुम्हारा स्कूल फ्रेंड हूँ या फिर कोई और चीज है। रिलेशनशिप डेवलप करते हैं, फिर उसको एक्सप्लॉइट करते हैं रिलेशनशिप को। इट मींस उसकी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं, या फिर उसको कोई मेल ऐसे भेज सकते हैं जो कि कंपनी सर्वर में एग्जीक्यूट करे। तो ये होते हैं फेशियल और फिशिंग अटैक। Then we have types of social engineering attack. तो ह्यूमन बेस्ड social engineering में प्योरली ह्यूमन इन्वॉल्व होता है, ठीक है। इट मीन्स कि लाइक कोई ह्यूमन ही है जो कि सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन लीक कर रहा है, एम्प्लॉई है जो लीक कर रहा है कंपनी की, ठीक है। कंप्यूटर बेस्ड में क्या होता है कि हम फिशिंग मेल्स वगैरह यूज होते हैं, ठीक है, जो हम कंप्यूटर के थ्रू भेज रहे हैं। मोबाइल बेस्ड सोशल इंजीनियरिंग में होता है जैसे तुम्हारे पास कॉल्स आती है, स्पैम कॉल्स आती हैं, अकाउंट नंबर बता दीजिए, ओटीपी बता दीजिए, या फिर हमारे क्रेडिट कार्ड रिसीव करना है तो ओटीपी बता दीजिए, अपनी वेरिफिकेशन कर दीजिए। तो ये सारी मोबाइल बेस्ड जो कि कॉल बेस्ड होती है मेनली, तो मोबाइल बेस्ड होता है। सो ये सब टाइप्स ऑफ इंजीनियरिंग के कुछ टूल्स होते हैं, जैसे शेलफिश होता है। शेलफिश टूल जो है ये सिमिलर है सेट टूल के, सोशल इंजीनियरिंग टूल के, ठीक है। इसमें भी वेबसाइट जो मोस्ट पॉपुलर वेबसाइट है गिटलैब है, पिंटरेस्ट, इंस्टाग्राम, फेसबुक, इनके क्लोन डेवलप करते हैं। क्लोन डेवलप करके जो उसकी लिंक है उसको हम मेल करते हैं, या फिर किसी भी मीन्स के तुम भेज सकते हो। जब वो अपने क्रेडेंशियल डालेगा तो तुम्हारे एनजी रॉक अगर यूज करके तुमने सर्वर क्रिएट कर रखा है तो उस पर तुम्हारे सेशन क्रिएट कर रखा है, तो तुम्हारे पास वो आ जाएंगे, क्रेडेंशियल्स आ जाएंगे, ठीक है। सो this is for today, and anything that you want to ask from this? No.